हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 10th तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न क्लास 11 से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 लेखन कला और शहरी जीवन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेसोस और पोटेमोस। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसीलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शहरी जीवन, समृद्ध जीवन और गणित तथा खगोल विधा। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया का वर्तमान क्षेत्र किस गणराज्य का हिस्सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इराक। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दजला और फरात नदी। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उनका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1840 में। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहां एक या दो स्थलों पर उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है,
इस सभ्यता दजला और फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। तीसरा है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग बाइबल नंबर 1 में इसका संदर्भ दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फराओं के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भ में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के पहले भाग डैश में इसका संदर्भ दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओल्ड टेस्टामेंट में। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया क्यों महत्वपूर्ण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। ये सभी सही है। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई सदी में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वान मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। अगला प्रश्न है, नोआ की कहानी मेसोपोटामिया परंपरा की कहानी के समान है, जहां मुख्य पात्र को डैश कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, जीवशूद्र और उत्नापिष्टिम। बाइबल के अनुसार यह जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख दिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीवशूद्र या उत्नापिष्टिम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के उत्तर में एक ऊपरी भूमि है जिसे डैश
कहा जाता है, जहां पशुपालन लोगों को कृषि से बेहतर आजीविका प्रदान करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेपी। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है, जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इस सभ्यता के उत्तर में ऊंची भूमि है, जहां स्टेपी घास के मैदान हैं, जहां पशुपालन और खेती आजीविका का अच्छा साधन है। दूसरा है, इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। तीसरा है, पूर्व में फरात की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। चौथा है, दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यह वही स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। उपर्युक्त कूट का प्रयोग कर असत्य कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल तीसरा कथन असत्य है। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कब से शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3000 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांसा तांबा और किस धातु से मिलकर बना हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टीन। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के शहरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है, नगर के लोग आत्मनिर्भर रहते थे। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित नहीं होना पड़ता था। तीसरा है, शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि प्रकार जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन असत्य है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त
अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एक पत्थर की मुद्रा बनाने के लिए, पत्थर उकेरने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांसा। एक पत्थर की मुद्रा बनाने को पत्थर उकेरने के लिए कांसे की औजार की जरूरत पड़ती थी। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, 3000 ईसा पूर्व से पहले कहाँ महिला के सिर को सफेद संगमरमर में तराशा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उरुक। उरुक नगर में स्त्री का सिर एक सकीद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी दूरी से लाना पड़ा होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन मेसोपोटामिया वासी अपने प्रचुर वस्त्र और कृषि उपज का व्यापार लकड़ी, तांबा, टीन, चांदी, सोना, शंख और विभिन्न पत्थरों के बदले कहाँ से मंगवाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तुर्की, ईरान और खाड़ी पार। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खनिज संसाधन। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने ही समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था।
दूसरा है, प्राचीन काल में मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को इराक और अफ्रीका के देशों से मंगवाते थे। तीसरा है, मेसोपोटामिया के शहरी अर्थव्यवस्था की बोझ उठाने के लिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका जल मार्ग ही होता है, क्योंकि अनाज के बोरों से लदी हुई नावें नदी की धारा के वेग से चलती हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। उपर्युक्त कथन का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सही है। मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पादन काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में कौन सी नदी विश्व मार्ग के लिए महत्वपूर्ण थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फरात। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से पहली मेसोपोटामिया की पट्टिका कब लिखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3200। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहां बेलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिलती है, जो वहां के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होंगी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लोग किस पट्टिका पर लिखा करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की लेखन कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। दूसरा है, लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करके ऐसे आकार की पट्टी के रूप में देकर सावधानी पूर्वक उनकी सतहों को चिकना बना लेते थे, जिसे आसानी से हाथ से पकड़ा जा सके। तीसरा है, मेसोपोटामिया का लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने में किया जाने लगा, जो देश के आम जनता के लिए बनाए जाते थे। चौथा है, एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर अंगिका लिपि में लिखी हुई है। उपर्युक्त कूट में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपि चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था जिसे वह आसानी से अपने हाथ से पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान किस भाषा ने ले लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्कादी। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया भूमि की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमेरियन। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि का हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य ने स्पष्ट किया है। दूसरा है, मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। तीसरा है, एन मरकर अपने शहर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न को मांगने के लिए अपने दूत को मारी नाम के सुदूर देश के शासक के पास भेजा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एन मरकर अपने शहर के एक अति सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। अगला प्रश्न है, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच संबंधों को उरूक के किस शासक के बारे में एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एन मरकर।
शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरूक एक अत्यंत सुंदर शहर था जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अत्यंत बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। अगला प्रश्न है, एन मरकर अपने शहर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न को मंगवाने के लिए अपने दूत को कहाँ भेजा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरट्टा। एन मरकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उर शब्द किस देवता के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रदेव। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और उस समय के साथ बड़े होते गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्र देवता जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। ये कथन असत्य है। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना था। उर जो चंद्र देवता थे। ये तीनों कथन सही दिया हुआ है। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।